आज हम थॉमस हॉब्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो और हॉब्स के अलावा ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास जो मेडाइवल एज के विचारक थे उनको पढ़ चुके हैं। और जो मॉडर्न थिंकर्स में जो आते हैं उनमें हमने मैकियावेली को पढ़ा था, जिसको हमने देखा था कि वो पहला आधुनिक विचारक रहा है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विचारक हम पढ़ेंगे वो थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। कई ऐसे कंसेप्ट थे जिनकी शुरुआत थॉमस हॉब्स से हुई थी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें ये कहा गया कि राज्य का निर्माण, राज्य का जो ओरिजिन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ था, जिसको फिर आगे लॉक ने और रूसो ने बढ़ाया था आगे। इसके अलावा इसको व्यक्तिवादी विचारकों की श्रेणी में बहुत ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा इसने तानाशाही को भी बढ़ावा दिया था, तो इसको तानाशाह का भी समर्थक माना जाता है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसने लेवियाथान को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए थे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी एक ऐसा बनाया था जिसमें लेवियाथान को किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही इसने फिक्स नहीं की थी। तो हॉब्स के विचारों में एक इसने प्रभुसत्ता के बारे में बताया था। प्रभुसत्ता की शुरुआत वैसे सोनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो इससे पहले जीन बॉडिन उसको शुरू कर चुके थे और उसके बारे में अपने विचार दे चुके थे, लेकिन उसको एक साइंटिफिक तरीके से जो एस्टैब्लिश किया पॉलिटिकल साइंस में, वो हॉब्स ने एस्टैब्लिश किया था सोनिटी को। और इसको जो सही मायने में प्रभुसत्ता जो किसी के अधीन नहीं है, उसी तरह की सोनिटी इसने स्टेट को या लेवियाथान को दी थी। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसकी एज ए इंडिविजुअल, इसके विचारों में व्यक्तिवादिता कितनी पाई जाती है, वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉब्स के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी विचारक के विचारों को जानने से पहले हमें यदि उसकी सामाजिक परिस्थितियों का, पारिवारिक परिस्थितियों का यदि हमें ज्ञान होगा, समझ होगी, तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि उसके ऐसे विचार क्यों बने। अगर कोई मनुष्य के व्यवहार का या मनुष्य के नेचर का ऐसा चित्रण करता है कि वो बिल्कुल हिंसकवादी है या बिल्कुल क्रूर है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, तो हो सकता है उसका बचपन ऐसा बीता हो या ऐसे माहौल में हो रहा हो जिससे उसके विचार ऐसे बन गए हों। क्योंकि जैसा किसी का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन होता है या जिस माहौल में रहता है, उसकी छवि समाज के बारे में, लोगों के बारे में वैसी ही बन जाती है। जैसा कि हमने मैकियावेली के बारे में भी देखा था कि मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर का जो चित्रण किया है वो बिल्कुल नेगेटिव किया है। हालांकि मनुष्य में दोनों तरह की विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, उसमें उसका स्वभाव अच्छा भी होता है, कई बार उसका स्वभाव नुकसानदायक भी होता है या झगड़ालू प्रवृत्ति भी उसके अंदर होती है। लेकिन कोई विचारक किसको ज़्यादा महत्व देता है, ये उसके अपने अनुभव जैसे रहे हों, जैसी उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ रही हों, उसका वैसा ही चित्रण करता है। तो ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स के विचार लगभग वैसे ही थे जैसे कि मैकियावेली के थे। और ह्यूमन नेचर के आधार पर उसने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले हॉब्स को मैकियावेली जो इटली का विचारक था, अब इंग्लैंड का विचारक हॉब्स आता है और इसको एक महान विचारकों की श्रेणी में रखा जाता जो कभी भी इंग्लैंड की जमीन पर पैदा हुए थे। 1581 से 1679 तक इसका जीवन काल रहा है। और जो इसका जीवन काल था, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में ही रहा था। जो इसका जीवन काल था उस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी ब्रिटेन के या यूरोप के इतिहास में, वो था कि गृह युद्ध की स्थिति रही थी। ब्रिटेन में लंबे समय तक
गृह युद्ध चला था, एक सिविल वार चला था, और उस सिविल वार में जो वहाँ का राजा था चार्ल्स प्रथम, उसका सर कलम कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसी व्यवस्था में जो अराजकता की व्यवस्था रही थी उस टाइम पर ब्रिटेन में, तो उसी परिस्थिति में ये पला बढ़ा था, और इसके संबंध राज परिवार से भी थे। कैवेंडिश, विलियम कैवेंडिश ने अपने जो राजकुमारों के लिए इसको ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया था, तो इसके परिवार से संबंध रहे थे, जैसे कि हमने मैकियावेली के भी देखे थे, उसके भी राज परिवार से संबंध रहे थे। तो संबंध होने की वजह से फिर इनके विचारों में थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है, वो ये कि वो उसका समर्थन करने लग जाते हैं ताकि उसका जो उससे लिंक है वो अच्छे बने रहें, उसकी कृपा बनी रहे। तो इसने भी, ये हम मान सकते हैं, इसने उस राज परिवार से अपने लिंक बनाए रखने के लिए तो उसने राज्य की ज़्यादा शक्तियों को समर्थन किया था कि राज्य के पास जो इसने फिर इसमें जो एक शासक का लेवियाथान के रूप में वर्णन किया, जिसको महामानव कह सकते हैं हम, उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी चाहिए। उसकी शक्तियों पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए। ये दोनों वजह से हो सकता है उसने जो ज़्यादा शक्तियाँ दी राज्य को, या राजा को, एक किस्म से राज्य को शक्तियाँ देने का मतलब शासक को ही शक्तियाँ देना है, क्योंकि राज्य तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और उसका वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वो राजा या जो भी सरकार होती है वही करती है। तो होब्स ने, एक तो उसका अपनी परिस्थितियाँ ऐसे थी, सिविल वार था, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी, तो उसको ऐसा लगा कि ऐसी परिस्थिति में कोई एक ताकतवर शासक ही, ताकतवर राजा ही इन परिस्थितियों पर काबू पा सकता है, या लोगों के इस अराजक व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। और दूसरा उसके रॉयल फैमिली से संबंध थे, वो चाहता था कि शासक को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए। तो इस वजह से भी ये दोनों वजह मिल जाती है जिससे उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है, जो रॉयल फैमिली से लिंक और उसकी जो स्थिति थी, गृह युद्ध की स्थिति थी। तो ये कई सारी वजह थी जो उसके विचारों को निर्धारित करने में, उसको प्रभावित करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं कि हॉब्स के दौरान हमने बता दिया कि सिविल वार की स्थिति रही थी, लंबे समय तक चला था, जिसमें चार्ल्स प्रथम का जो हत्या भी कर दी गई थी, और इसके विलियम कैवेंडिश जो राज परिवार था, इससे इसके संबंध भी रहे थे और सारी उम्र रहे थे। इसके अलावा ये दो चीज़ों का प्रभाव, सबसे एक तो जो सिविल वार की वजह से थी, सिविल वार जो हुआ था, जो लंबे समय तक चला था ब्रिटेन में, उसकी वजह से दो चीज़ें उसने बिल्कुल मान ली कि भी, एक तो ये मान ली कि मनुष्य जो है, जो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा सिविल वार का, जो उसके विचारों पर, एक तो ये उसने ये मान लिया कि मनुष्य जो है वो हमेशा दो ही चीज़ों से मोटिवेटेड होता है, या तो फियर, या तो भय, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो अपने स्वार्थ को देखता है, या फिर भय से कोई काम करता है, डर से। तो ये दो ही चीजें मनुष्य को कोई काम करने के लिए मोटिवेटेड करती हैं, अपना निजी स्वार्थ या कोई भय, किसी का डर होता है, कोई भय होता है। तो एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात जो इससे फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी स्थिति में जहां पर मनुष्य सिर्फ इन दो चीजों से ही मोटिवेटेड होता है, ऐसी स्थिति में कोई स्ट्रांग और स्टेबल कोई गवर्नमेंट होगी, वही इनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है, वही उनके जीवन को भी सुरक्षित कर सकती है। तो इस वजह से उसने एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन किया था। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि बिल्कुल उसको जो मोनार्क होगा, जो शासक होगा, उसकी शक्तियों पर किसी भी तरह का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा, उसको सारी शक्तियाँ दी जाएंगी, तभी ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों को वो रेगुलेट कर सकता है और शांति स्थापित कर सकता है। तो ये चीज़, एक तो सिविल वार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा कई विचारकों का भी प्रभाव पड़ा हॉब्स के विचारों पर। एक तो हॉब्स की साइंस में रुचि थी, ज्योमेट्री में रुचि थी, और वो चाहता था कि जिस तरह से साइंटिफिक
जो साइंस के नियम हैं उनको भी पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया जा सकता है, या उन आधारों पर पॉलिटिकल जो फिनोमिना है, जो घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, उनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। तो इसको वैज्ञानिक विचारकों की श्रेणी में भी हम हॉब्स को रखते हैं। तो दो चीजें तो हमने बता दी, इन्फ्लुएंस जिससे प्रभावित था, एक तो प्रभावित था वो सिविल वार से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और दूसरा जो उसके रॉयल फैमिली से कनेक्शन थे, इस वजह से। इसके अलावा उसने प्लेटो और हुकर से सोशल जो कंटेक्ट का, जो सोशल कॉन्टेक्ट का एक आइडिया जो लिया था, ये एक सामाजिक समझौते का, जो बाद में हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, वो प्लेटो के विचारों से प्रभावित है और हुकर के विचारों से प्रभावित है। प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और जो ह्यूमन नेचर की बात कही इसने, कि मानव का स्वभाव जो है सेल्फिश है, क्रूअल है, अपॉर्चुनिस्ट है, और इसी तरह का जो जो भी नेगेटिव चित्रण जो किया मैकियावेली ने किया है, इसने उस बात को स्वीकार किया है, उसी बात को अडॉप्ट किया है। मैकियावेली ने इसलिए किया था, उसके विचार इसलिए बने थे, जैसे कि हमने मैकियावेली के विचारों में पढ़ा था कि मनुष्य उस टाइम पर इटली में छोटे छोटे राज्य थे और आपस में झगड़ते रहते थे, तो उसका विचार मैकियावेली का उससे प्रभावित था। और हॉब्स का कि उस टाइम पर सिविल वार की स्थिति थी, और सिविल वार की स्थिति में उसको ये लगा कि ऐसी स्थिति में मनुष्य का स्वभाव उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी मनुष्य तो झगड़ालू हैं, या निर्दयी हैं, या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ डर से ही मानते हैं, सिर्फ भय से ही वो रेगुलेट हो सकते हैं, समझाने बुझाने से रेगुलेट वो नहीं हो सकते। तो एक मैकियावेली का बहुत प्रभाव था। एक जो जीन बॉडीन एक विचारक है, जिसके साथ प्रभु सत्ता का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। इसने प्रभु सत्ता की बात की थी, लेकिन प्रभु सत्ता पर इसने कुछ लिमिट लगा दी थी, कुछ नेचुरल लॉ की लिमिट, नेचुरल राइट्स की लिमिट लगा दी थी। लेकिन और इसने इसको साइंटिफिक तरीके से भी इतना नहीं बताया था। लेकिन हॉब्स ने जो प्रभु सत्ता का कंसेप्ट है, जो सोवरेनिटी की बात है, वो बिल्कुल उसको सही मायने में, जो आज हम प्रभु सत्ता का अर्थ लेते हैं, उस सही मायने में उसको स्थापित किया था। और इसको वो साइंटिफिक वे में इसको एस्टेब्लिश किया था कि प्रभु सत्ता क्यों होनी चाहिए राज्य के पास। तो जीन बॉडीन से वो सिद्धांत इसने लिया था प्रभु सत्ता का, जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर उसने गैलीलियो, यूक्लिड जो ज्योमेट्रिस्ट थे, उनसे बहुत प्रभावित था, क्योंकि साइंस में इसकी रुचि थी, और साइंटिफिक जो मेथड इसने अपनाए या मेटेरियलिस्टिक जो व्यू अपनाया, वो इनसे प्रभावित था। इसमें गैलीलियो से प्रभावित था। गैलीलियो से उसने लिया कि मैकेनिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का जो नेचर है वो मैकेनिकल है, जैसे मशीन के पुर्जे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से काम करते हैं। इसने वो मेडाइवल एज वाली बात चली गई थी, जो ऑगस्टाइन के टाइम पर थी, एक्विनास के टाइम पर थी, जो कि धार्मिक मामलों में उनसे जोड़कर देखते थे घटनाओं को, ईश्वर की इच्छा है या नहीं है। लेकिन उसने वो नहीं, इसने सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ड यानी कि मैकेनिकल वे में देखा, गैलीलियो से प्रभावित होके, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सब मैकेनिकल वे में काम करता है, सब अपने तरीके से नियम से काम करते हैं। तारों के घूमने के नियम हैं, या जो भी मैटर्स हैं, उनमें जो जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो एक मैकेनिकल वे में काम करता है सारी चीज़। तो इसने जो पॉलिटिकल साइंस को या सोशल फिनोमिना को मैकेनिकल वे में एनालिसिस करने की कोशिश की थी, इसने हॉब्स ने। और डेस्कार्ट से भी यही थ्योरी ली थी। डेस्कार्ट से, गैलीलियो से उसने मैकेनिकल वे में लिया था, और डेस्कार्ट से उसने मेटेरियलिस्टिक, यानी कि जो वस्तुएं हैं हमें सिर्फ उन्हीं का, जो हमें दिखाई देती, जो भौतिक चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करना, जो चीजें अलौकिक हैं उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना। तो इन चीजों से, ये सारी चीजें थी जो हमने बताई, सिविल वार या प्लेटो, हुकर, मैकियावेली, बॉडीन, डेस्कार्ट्स, यूक्लिड्स, इनसे प्रभावित था हॉब्स के विचार, इनसे प्रभावित थे। अब बात करते हैं कि हॉब्स ने कौन कौन से बुक्स जो है लिखी, जिनका हमें
जिनमें हमें उसके पॉलिटिकल आइडियाज मिलते हैं। उसकी 3-4 किताबें थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि आप जानते भी हो कि लेवियाथान थी। वैसे तो इसके अलावा इसने डी सीवे, डी कॉर्पोर और डी होमाइन जैसी किताबें लिखी थी, लेकिन जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब थी वो थी लेवियाथान। और लेवियाथान जो कि इसने 1651 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी इसकी। तो जब ये उस टाइम पर जब ये फ्रांस में था, यहाँ से भाग कर गया हुआ था, एग्जाइल यानी कि देश निकाले के रूप में ये फ्रांस में रह रहा था, उस टाइम पर इसने ये किताब लिखी थी। जो हमारे इसके पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जो मेन आइडियाज हैं, जिसके आधार पर हम पॉलिटिकल आइडियाज को एज ए पॉलिटिकल थिंकर उसको पढ़ते हैं या इसका मूल्यांकन करते हैं, वो हम मुख्य रूप से जो इसका लेवियाथान जो लिखा था, लेवियाथान जो किताब लिखी थी, इसमें जो आइडियाज उसने दिए थे, हम मुख्य रूप से उन्हीं आधारों पर इसको इवेल्युएट करते हैं। क्योंकि ये विचारक जो थे, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इनकी कई फील्ड्स में इनका एक्सपीरियंस होता था, या कई फील्ड्स में ये लिखते थे, किताबें बहुत सारी होती थी, सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रहते थे। तो इसी तरह हॉब्स में, लेकिन हमने फिर उसके सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं कि किस बुक्स में इसके पॉलिटिकल आइडियाज। ये सारी किताबें इसकी हालांकि राजनीति विचारों से ही संबंधित हैं, लेकिन मेन आइडियाज हम इसकी लेवियाथान में लेते हैं। तो ये इसकी बुक्स थी। इसके बाद फिर जो हॉब्स का आता है, अब इसके 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी पढ़ते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 3 स्टेप में चलता है ये। सबसे पहले तो ह्यूमन नेचर की बात करता है कि मानव का स्वभाव कैसा है। फिर उसके पास करता है फिर सोशल स्टेटस या सोशल कंडीशन कैसी है, वो इस पर बेस है कि मानव का स्वभाव जैसा होगा वैसी ही सामाजिक परिस्थितियां बनेंगी, वैसा ही समाज होगा, वैसी ही सोसाइटी होगी। और फिर ये बात करता है कि उन परिस्थितियों में फिर जो उन्होंने किया, वो किया फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया? राज्य को स्थापित करने के लिए। ओरिजिन ऑफ स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसकी जो संबंधित है, जो आगे हॉब्स में के बाद लॉक और रूसो में भी आएगी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनके राज्य का जन्म कैसे हुआ है, राज्य की स्थापना कैसे हुई, उससे संबंधित है। क्योंकि सभी विचारकों में एक मुद्दे पर हमेशा डिस्कस करते हैं कि आखिर राज्य बना कैसे, राज्य की स्थापना कैसे हुई। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस में डेवलप हुई हैं। डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी, या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या फिर आइडियलिस्ट थ्योरी, या फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी। कई थ्योरीज हैं। तो उसमें एक थ्योरीज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो ये कहती है कि किसी राज्य अपने आप नहीं बना, राज्य को किसी प्रभु ने, किसी भगवान ने या किसी देवता ने नहीं बनाया, या किसी एक विशेष वर्ग ने नहीं बनाया। ये कहते हैं कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ है, यानी कि लोगों ने खुद समझौता किया और उन समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना हुई। हालांकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका ये नहीं है कि इतिहास में हमें कहीं इसके प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में हिस्टोरिकल फैक्ट को इतना महत्व नहीं देते जितना लॉजिक्स को महत्व दिया जाता है कि किस लॉजिक के आधार पर यह स्थापित किया गया है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमें इस बात में हमारी ज़्यादा रुचि नहीं है कि वास्तव में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लोगों ने कभी इकट्ठे होकर ये समझौता किया था
कि हम राज्य बनाने जा रहे हैं या राज्य की ये शक्तियाँ होंगी, बल्कि इसका महत्व इस बात के लिए है कि अगर हम इस थ्योरी को मान लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, तो हमें फिर राज्य की क्या पावर्स हैं, क्या शक्तियाँ हैं और राज्य के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य उसके हैं, उनको हमें समझने में आसानी मिल जाएगी। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल साइंस में जो मुख्य विवाद रहा है, जिससे हमारा विषय शुरू हुआ है, वो राज्य और व्यक्ति के संबंधों को लेकर हुआ है। विषय की शुरुआत ही तब हुई है जब राज्य का जन्म हुआ। तो राज्य का जन्म हुआ तो इसमें फिर विचारकों की रुचि रही है कि राज्य का जन्म आखिर कैसे माना जाए। क्योंकि अगर हम एक बात मान लेते हैं, राज्य के जन्म का कोई एक सिद्धांत मान लेते हैं, तो फिर हमें उससे संबंधित बहुत सारी और बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं। यदि हम राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मान लेते हैं कि राज्य का जन्म तो किसी देवता ने या भगवान ने किया है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? उसका अर्थ ये है कि अब हमें मान लिया कि हमें राज्य जो करेगा वो ठीक करेगा, राज्य कुछ भी गलत नहीं करेगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई चीज़ गलत नहीं होती। और जब भगवान का ही प्रतिनिधि हो गया, प्रभु ने ही बनाया है, तो उसने ठीक है, अगर वो शोषण करता है तो भी कोई बात नहीं, उसके खिलाफ हमें कितना भी अत्याचार करे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। जैसा कि मैकियावली के एज में ना, उसमें मेडाइवल एज में भी ये हुआ था। हमारे भी इतिहास में जो पुराने ग्रंथों में कई बार ये कहा जाता है, यदि राजा अत्याचारी है, अन्यायी है, तो कुछ विचारक इस बात का, कुछ लोग इस बात का समर्थन करते थे, वो समझ लेना चाहिए लोगों को कि उनके पुराने पापों का फल है। उनको ये दिखा नहीं देते थे अत्याचारी है तो उसको हटा दो। लेकिन बाद में कई फिर कोई विचारकों ने हालांकि उस टाइम पर भी ये कहा था कि अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह होना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन हम यदि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फिर उसका विरोध करने का अधिकार खो देते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये थ्योरी ये कहती है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति ने किया है, यानी कि सरकार, राज्य का प्रतिनिधि सरकार होती है। क्योंकि हमें यहाँ पर, हालांकि पॉलिटिकल साइंस में राज्य और सरकार को अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन राज्य का प्रतिनिधि सरकार ही होती है। कई जगह हम राज्य बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ ये मानना चाहिए कि उस सरकार के बारे में बात हो रही है। जब राज्य के खिलाफ विद्रोह की बात हम करते हैं, राज्य के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते हैं, तो एक किस्म से हम वहाँ बात करते हैं कि सरकार के खिलाफ, यानी कि सरकार या शासक के खिलाफ। आज हम सरकार बोलते हैं, पहले शासक होते थे, राजा होते थे, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए अगर वो अत्याचारी हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये बताती है कि राज्य जो है वो व्यक्ति ने बनाया है। अब जो चीज़ जिसने बनाई है वो उसकी मालिक नहीं हो सकती, वो उसकी फिर सेवक होगी। तो इसका मतलब ये हमें इस थ्योरी से ऐतिहासिक रूप से भले ये ठीक हो या ना हो, उसका हमारे लिए इतना महत्व नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार करने के बाद और कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो ये कि व्यक्ति साध्य हो जाता है और राज्य उसका एक साधन हो जाता है व्यक्ति के हितों को पूरा करने के लिए। अब जो चीज व्यक्ति ने अपने हित के लिए बनाई है तो व्यक्ति की मालिक नहीं हो सकती, वो व्यक्ति के हितों के लिए है, वो उसको व्यक्ति उसके खिलाफ उसको हटा भी सकता है, उसको बदल भी सकता है। तो इसीलिए जो इसी विचार दिया था हॉब्स ने, इसी एक विचार की वजह से हॉब्स को बहुत बड़ा व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है। हालांकि जो समझौता इसने किया, जो इसने समझौते की जो बात कही, उसमें फिर इतनी ज्यादा शक्तियां इसने शासक को दे दी उस समझौते में कि व्यक्ति को के पास कुछ छोड़ा ही नहीं, उसको बिल्कुल गुलाम बना दे, निर्कुंज शासक की स्थापना कर दी। तो दूसरी तरफ जो उसने लेवियाथान को बहुत सारी शक्तियां दी, उसकी वजह से फिर उसको एक बहुत बड़ा तानाशाही का समर्थक या एब्सोल्यूटिज्म का समर्थक इसको कहा जाता है। तो दोनों बातें हॉब्स के विचारों में हमें देखने को मिलती हैं। कई बार आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी लगता है कि एक तरफ से तो इसको व्यक्तिवादी कहा जाता है, दूसरी तरफ से इसको तानाशाही का समर्थक, एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक कहा जाता है। दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। व्यक्तिवाद कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ज्यादा अधिकार देना, व्यक्ति को सेंटर में रखना, और एब्सोल्यूट मोनार्की कहने का मतलब है कि व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होना, सारे अधिकार जो हैं वो शासक के पास होना। तो कई बार इनके विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा आपको, ये दोनों बातें कैसे, लेकिन दोनों बातें
इसके विचारों में हमें मिलती हैं देखने को। तो सबसे पहले ह्यूमन नेचर की बात, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आने से पहले ये 3 स्टेप से बताता है कि मानव का स्वभाव कैसा है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। अगर स्वभाव जैसा होगा, जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा, क्योंकि समाज जो है व्यक्तियों से ही बनता है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा, जिस तरह के व्यक्ति होंगे उसी तरह का समाज होगा। अगर किसी समाज में झगड़ालू प्रवृत्ति के, स्वार्थी प्रवृत्ति के, लुटेरे प्रवृत्ति के यदि व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से उस समाज में अव्यवस्था सी रहेगी, संपत्ति को, जीवन को हमेशा खतरा रहेगा और जंगल राज की स्थिति रहेगी। और यदि मनुष्य का स्वभाव, अच्छे स्वभाव के लोग हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते, तो निश्चित रूप से वहां समाज की स्थिति बिल्कुल अलग होगी। तो फिर वो कहता है जैसा मानव का स्वभाव है वैसा ही उसकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से ही उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से राज्य की स्थापना हुई और राज्य को क्या क्या शक्तियां दी, ये उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने डिसाइड किया कि राज्य को क्या क्या शक्तियां हैं, और फिर उसी से इसका निकला फिर सॉवरेटी का कॉन्सेप्ट, जो इसने प्रभुसत्ता दी थी। तो इन स्टेप्स में ये चलता है हॉब्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर के बारे में इसके क्या कहना है, कि मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स हमें क्या बताता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। सबसे पहले तो कहता है कि मनुष्य जो है वो हाईली सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि वो हमेशा जो सोचता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने हितों को कैसे पूरा किया जाए, अपना फायदा कैसे लिया जाए, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए। हालांकि आज भी हम बहुत से लोगों में हमेशा देखते हैं, समाज में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति में भी सभी तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। कभी उसमें स्वार्थ से भी प्रेरित होकर करता है और कभी परोपकार से, यानी कि दूसरे लोगों से भी प्रेरित होकर करता है। परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के स्वभाव में भी चेंज आता रहता है और समाज में भी सभी तरह के लोग होते हैं। जो हॉब्स ने चित्रण किया वो गलत नहीं है, एक तरफा हो सकता है। एक तरफा मतलब उसने सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखाई दी, मनुष्य के स्वभाव में जो अच्छा है वो शायद उसने इग्नोर कर दी। ठीक है, तो ये एक तरफा है, लेकिन इसको हम गलत नहीं कह सकते। और पहली बात इसने बताई दी है कि मनुष्य जो है वो दो ही चीजों से प्रेरित होता है, एक सेल्फ सेंटर्ड और दूसरा यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट से, और दूसरा वो भय से प्रेरित होता है, भय से डरता है। और अपने, इसके अलावा वो सेल्फिश है, अपॉर्चुनिस्ट है, कर्वलसम है, मीन है, विक्ड है, नॉन एल्थुरिस्ट है। यानी कि जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं एक मनुष्य के अंदर, लालची, लोभी, स्वार्थी, निर्दयी, झगड़ालू, अवसरवादी, तो ये सारी बुराइयां उसने बताई। ये मनुष्य का स्वभाव का ऐसा चित्रण किया कि मनुष्य ऐसा होता है, ये सारी बातें उसने बताई। अब जब हम ये बातें स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, विक्ड है, अपॉर्चुनिस्ट है, जो भी बातें उसने बताई, ये सारी बातें यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमें ये चीज स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति रहेगी, सभी का सभी के खिलाफ युद्ध रहेगा। तो हॉब्स ने कहा था कि वो स्थिति जो इसने फिर सोशल कंडीशन बताई उस टाइम की, तो उसने बताई कि ऐसी स्थिति है सोशल कंडीशन कि सभी का सभी के खिलाफ युद्ध चलेगा। मतलब ऐसी स्थिति है कि सब लड़ रहे हैं सभी के खिलाफ। हालांकि एक काल्पनिक सी बात है, ऐसा नहीं होता, चाहे कितना भी बुरा समाज हो उसमें ऐसा नहीं होता कि हमेशा इसी तरह के झगड़े लगातार चलते रहते हैं। लेकिन मानव स्वभाव से इस बात को मानते कि कुछ अव्यवस्था रहती है, कम से कम लगातार युद्ध नहीं चलता, तो एक खतरा हमेशा रहता है। लोगों को अपनी जीवन का, अपनी संपत्ति का हमेशा खतरा रहेगा,
हमेशा उसको ये भय बना रहेगा कि कभी उसको कोई नुकसान ना हो जाए, दूसरा उसकी संपत्ति छीन सकता है, कभी भी उस पर हमला कर सकता है। क्योंकि उस टाइम पर जो ये कंडीशन कही है अनार्की, यानी कि उस टाइम पर कोई सरकार नहीं थी, क्योंकि राज्य आने का मतलब है कि पहली बार कोई सरकार आना। और राज्य से पहले कोई सरकार, कोई अथॉरिटी नहीं थी, सभी को अपने जीवन की रक्षा खुद ही करनी पड़ती थी, अपनी संपत्ति की रक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। अब हॉब्स ये कहता है जब ऐसी स्थिति है, मनुष्य के स्वभाव की वजह से जब ऐसी कंडीशन है कि सभी का सभी के खिलाफ युद्ध है और सभी की जीवन और संपत्ति हमेशा के लिए असुरक्षित, उनको कोई सुरक्षा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मानो होब्स कहता है कि लोगों के विवेक ने काम किया। हालांकि सामाजिक समझौते की भी बात है कि इस भय की वजह से नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक विवेक ने काम लिया, विवेकशील प्राणी स्वीकार किया होब्स ने कि उसने विवेक ने काम लिया कि क्यों न एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए, कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हमारे इस झगड़े को खत्म कर सके, या हमारे जीवन को, हमारी संपत्ति को जो सुरक्षित रख सके, जो उसको सुरक्षा प्रदान कर सके, ताकि हम शांतिपूर्ण या सुरक्षित जीवन जी सके। तो इसी स्टेप में फिर आगे हॉब्स कहता है कि फिर ऐसी स्थिति हमने देख ली, ह्यूमन नेचर की स्थिति देख ली, सोशल कंडीशन देख ली भी, सोशल कंडीशन कैसी है, तो फिर ऐसी स्थिति में लोगों ने एक समझौता किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उन्होंने एक सरकार की स्थापना की, एक राज्य की स्थापना की, और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वो बनकर आया लेवियाथान, जिसको लेवियाथान, या आप हिंदी में उसको लेवियाथान ही यूज करते हैं, लेकिन महामानव, एक जो इसका मीनिंग जो निकलता है, एक महामानव का मीनिंग निकलता है, जो सभी व्यक्तियों में सबसे ज्यादा मजबूत या बहुत ज्यादा मजबूत कोई एक दानव के रूप में कोई व्यक्ति है, तो इस तरह से जो मीनिंग निकलता है। तो एक लेवियाथान की स्थापना की लोगों ने एक सामाजिक समझौते के द्वारा, और उसी से हॉब्स कहता है कि फिर राज्य की स्थापना हुई। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी, ये हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विशेषताएं थी इन्हीं के आधार पर फिर इसने ऐसी विशेषताएं बना दी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक तो इसका व्यक्तिवादी जो छाप है इस पर वो निकल कर आती है कि इसने, लोगों ने राज्य की स्थापना की, यानी कि राज्य का निर्माण जो है वो व्यक्तियों द्वारा किया गया है। लेकिन जब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जिसने जो जो कंडीशन लगाई कि भी ये शर्तें होंगी इसमें, या उसकी जो विशेषताएं हम पढ़ेंगे, उससे फिर ये निकल कर आता है कि हॉब्स तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन है। उसने तो एक बुरी स्थिति से निकाला और दूसरी बुरी स्थिति में डाल दिया। यहाँ पर भी लोगों को खतरा था जीवन संपत्ति को, लेकिन वहां तो उसने बिल्कुल, यहाँ कम से कम लोगों के पास अपनी आज़ादी तो थी, अपनी स्वतंत्रता तो थी, अपने अधिकार तो थे सारे। लेकिन लेवियाथान की जो स्थापना की उसके बाद इसने सारे के सारे जो अधिकार हैं वो शासक को दे दिए, मोनार्क को दे दिए, और व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ एक चीज की बात कही, यदि उसको सिर्फ अपनी जान को खतरा है, कोई शासक ऐसा आदेश देता है उसकी जान को खतरा है, तो वो विरोध कर सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी उसको विरोध करने की छूट नहीं दी। तो लेवियाथान की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो विशेषताएं हैं जो लेवियाथान की, वो हम अगली क्लास में